इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है पंचायत जिला अध्यक्ष चुनाव पर कौन पड़ेगा किस पर भारी। जी हाँ, 2022 की चुनावी रणनीति सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है और ऐसे में जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था उसको लेकर के भी काफ़ी गहमा गहमी मची हुई है। सारी पार्टियां यही चाहती हैं कि किसी भी तरीके से ज़्यादातर जिला पंचायत अध्यक्ष उसके चुने जाएं, जिससे कि वो 2022 का जो रण है उसे आसानी से जीत सके। और इस कारण सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने चौपड़ बिछा दिया है और शतरंज की चालें चली जाने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो उसका नजरिया एकदम साफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाए, इसके लिए उसने कवायद तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी भी इसमें कहीं पीछे नहीं है, वो लगातार कोशिश कर रही है। और अब बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस का खुला खेल है, उसके पास ज़्यादा ना कुछ खोने का है ना ज़्यादा कुछ पाने का है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी? बहुजन समाज पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि या तो वो अपने उम्मीदवार को चुनाएंगे, नहीं तो दूसरे को हरवाएंगे। इस बार ये साफ नहीं किया किसको हरवाएंगे, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो किसको हरवाएंगे। आपको अगर याद हो पिछले पंचायत चुनाव में, अभी जो पंचायत चुनाव में है उसमें मायावती ने साफ कर दिया था कि वो सपा को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देने से गुरेज नहीं करेंगी। तो क्या वो इस बार भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो बचे हुए उनके लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट करेंगी? उनकी क्या रणनीति है, इस पर भी चर्चा करेंगे, सारी पार्टियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी दल अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। साम दाम दंड भेद लगाकर किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने की रणनीति बनाई जा रही है। सत्ताधारी बीजेपी एक और ज्यादा से ज्यादा सीट पर कब्जा करने की जुगत में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर सपा भी भाजपा को मात देने की योजना पर काम कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर बसपा ने बड़ा फैसला किया है। पार्टी के अनुसार बीएसपी के उम्मीदवार जहां जीतने की स्थिति में होंगे उन्हें वहां जिताया जाएगा और जहां जीतने की हालत में नहीं होंगे वहां दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को हराया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि बीएसपी किसको हराएगी? बीएसपी की रणनीति में सपा, बीजेपी या कांग्रेस किसे नुकसान होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव में मायावती ने साफ कह दिया था कि भाजपा को वोट दे देना लेकिन सपा को हराना है, जिसका उन्हें बहुत खामियाजा उठाना पड़ा था। इसीलिए मायावती इस बार सीधी घोषणा न करके क्या अप्रत्यक्ष रूप से सपा को हराने की योजना बना रही हैं? अगर नहीं तो क्या बीजेपी बसपा के सहारे सपा को मात देने का प्लान बना रही है? पंचायत चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक जीत नहीं मिल पाई। सपा ने बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी की और बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाबी पाई। अब सपा ये कारनामा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कर पाती है या नहीं? कौन सा दल किस पर भारी पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विपिन मुथैला जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका विपिन जी। उस्मानी साहब जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, पूर्व विधायक है, आपका भी बहुत स्वागत है। और AK वर्मा साहब जुड़ चुके हैं, दलित चिंतक है, आपका भी बहुत स्वागत है वर्मा जी। और सीधा रुख करेंगे विपिन जी का। विपिन कथाना साहब, किस पर कौन भारी पड़ने जा रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर?
देखिए प्रदीप जी, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो पंचायतों के चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश जो हैं हमारी विचारधारा के लोग, क्योंकि वो सिंबल में नहीं लड़ा जाता है चुनाव, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे बीडीसी का चुनाव हो या ग्राम प्रधान का चुनाव हो, कोई भी सिंबल में चुनाव नहीं होता है। लेकिन जो हमारी विचारधारा के लोग हैं, जो हमारी विचारधारा से आत्मसात करते हैं, जो हमारे दल के कार्यकर्ता हैं, लगभग आप देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 70 से 75% जो पंचायतें हैं, 70 से 75% जो सीटें हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। और आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि अभी पंचायतों के चुनाव होंगे, जैसे ही जिला पंचायत के चुनाव होंगे, अध्यक्ष के चुनाव होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के ही अधिकांश जो है जिले हमारे पास आएंगे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से योगी जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, और योगी जी ने जिस प्रकार से जो गुंडा राज है, जो जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश के अंदर भय का वातावरण था, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर आप कह सकते हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बहनें सुरक्षित नहीं थे, लोग सुरक्षित नहीं थे, जो भय का वातावरण था उसको खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया। निश्चित रूप से हम पंचायत चुनाव में जो देखिए हमने ये कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है, अभी हम नगर निगम में अगर जो आप देखें, जब नगर निगम के चुनाव हुए तो हमारी नगर निगम में अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। पंचायतों में भी यही ट्रेंड रहने वाला है, क्योंकि ग्रामीण भी जानते हैं और जिला पंचायत के जो सदस्य जीते हैं, जो लोग जनप्रतिनिधि जीते हैं, वो भी जानते हैं कि अब जो है विकास के ऊपर बात होनी चाहिए, अब काम के ऊपर बात होनी चाहिए। अब जो इतने सालों से लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। निश्चित रूप से आप देखिए समय आने पर जब चुनाव होंगे, हमारे विचारधारा के लोग अधिकांश जिलों में जीत करके आएंगे। जी, आप ही की विचारधारा के लोग जीत करके आएंगे और आप सफल भारी पड़ेंगे। इस बीच हमारे पास एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। राघवेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत स्वागत है राघवेंद्र पांडे जी आपका भी। उस्मानी साहब के पास चलेंगे। उस्मानी साहब, आप कैसे जीतेंगे आप, क्योंकि सरकार तो है भारतीय जनता पार्टी की है और वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर जिला पंचायत के अध्यक्ष उनके पास ही जीत करके आएंगे। तो बनने वाली बात है, जब पंचायत के जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए थे तो आपके चैनल को ने दिखाया था और देश के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने दिखाया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। समाजवादी पार्टी जो है वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और सबसे पहला स्थान उत्तर प्रदेश में प्राप्त किया। भारी पैमाने पे जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी को जीते और जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा उसमें भी समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं वो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष चुनने का काम करेंगे और अधिकांश से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी। ये जरूर है कि सरकार जो है वो गुंडागर्दी बदमाशी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, अराजकता का माहौल है, अधिकारी जो है वो कंट्रोल में इनके नहीं है, इनके 150 से ज्यादा विधायक जो है वो आक्रोश में है, उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही है, ये अलग बात है। लेकिन जो जिला पंचायत और ग्राम प्रधान बीडीसी के जो चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर। और अभी हमारे विद्वान जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे थे कि इसका चुनाव सिंबल पे नहीं होता है, लेकिन शायद ये भूल गए कि जिला पंचायत सदस्यों के इन्होंने बाकायदा उम्मीदवार घोषित किए थे और उसकी सूची को जो है प्रदेश स्तर पे जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है उनकी मोहर लग के उसको बाकायदा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी। का तमाम जनपदों में इनका सुफला साफ हो गया, 10% भी सीटें इनको नहीं मिली। किसी जिले में 3 सीट, किसी जिले में 4 सीट, किसी जिले में 5 सीट, सारे के सारे उम्मीदवार इनके चुनाव हार गए। क्योंकि आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है और जो मध्यम वर्ग में जो लोग आते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, वकील हो, चाहे वो स्कूलों के टीचर हो, चाहे वित्तविहीन महाविद्यालयों के, इंटर कॉलेजों के शिक्षक हो, उनके लिए इनकी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। मैं आज देख रहा था एक पेपर में कि एक मास्टर जो है वित्तविहीन थे, उनकी रोजी रोटी चली गई तो वो ऑटो चलाने लगे।
तो आज बड़े ही शर्म की बात है इस सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, देश की सरकार के लिए। और ये लोग जो चुनाव को मुद्दा बनाते हैं कि बड़ी बड़ी, ठीक है, ठीक है भाई उस्मानी साहब, हम चर्चा कर रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की। जी ठीक है। वहां भी इनकी लोकप्रियता दिखाई पड़ गई जिस तरीके से। आज तो इनको खुले मन से इस देश के, ठीक है, ठीक है उस्मानी साहब, बात हो गई आपकी, समय समाप्त हो गया आपका। उस्मानी साहब आपका समय समाप्त हो गया। जी राघवेंद्र पांडे जी, आप हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपको हम रूबरू करवा देते हैं। विकास श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। आप क्या कहेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर के क्या रणनीति बना रही है आपकी पार्टी? जितने मेंबर्स हैं हर जिला पंचायत क्षेत्र में, हर जिला पंचायत अध्यक्ष का जो एक क्षेत्र है उसमें जो हमारी संख्या है उस संख्या के आधार पे हमारे पास भी आंकड़े हैं। 2-3 जगह हम लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है और भी जगह हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें सच्चाई है कि हम लोगों ने इसको बहुत प्राथमिकता के तौर पे इस चुनाव को नहीं लड़ा था, और इसलिए क्योंकि पैंडेमिक उसी समय स्टार्ट हो गया था और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस चुनाव को स्थानीय नेताओं पर छोड़ दिया था। पर इसके बाद भी हमारी अच्छी संख्या है और हम देखते हैं कि कांग्रेस और उसकी विचारधारा के साथ जितने भी जिला पंचायत सदस्य सहमत होंगे, और हम भारी संख्या में तो नहीं वादा करते हैं पर एक ठीक ठाक अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ठीक है राघवेंद्र पांडे जी, ठीक है राघवेंद्र पांडे जी, आपने सारी पार्टियों को सुन लिया, क्या कहता है आपका राजनीतिक जो परिदृश्य, आपका जो राजनीतिक सोच है वो क्या कहती है? हेलो जी हाँ, अपनी बात रख सकते हैं आप राघवेंद्र जी, अब आपकी आवाज आ रही है। पहले थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात की, जैसे शुरुआत में ही बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि हमारी पार्टी इस चुनाव को लेकर ज्यादा इसका गंभीर नहीं थी, हमने टिकट भी नहीं बांटा और स्थानीय चुनाव था। हमें लगता है कहीं ना कहीं उस्मानी की बात से हम स्टार्ट रखते हैं कि टिकट सारी पार्टियों ने बांटा, चाहे वो जो सपा रही हो या बीजेपी। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, ये जो स्थानीय चुनाव होता है, यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं, आम जनमानस ये चाहती है कि हमारे प्रतिनिधि वहां से चुने जाए। रही बात इस चुनाव में जो जिले के अखाड़े में जो बड़े राजनीतिक और जो एक बड़ा पद है जिले का, जो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो पद होगा, उस चुनाव में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो एक दबाव है प्रशासन के प्रति, सरकार प्रशासन पर कहीं ना कहीं दबाव बनाएगी, इन लोगों को खरीद फरोख्त की बातें आएंगी। और आप देख रहे होंगे कई जगह से इस बात का भी उल्लेख हुआ है, कई बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इन चीजों का उल्लेख हुआ, ये चीजें बाहर आ रही है कि ये खरीद फरोख्त की शुरुआत हो चुकी है। और एक बात बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इस स्थानीय चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को, चाहे वो सपा रही हो, बीजेपी रही हो, कांग्रेस रही हो, सबको नकारा गया। यहाँ पर लोगों ने अपने निजी जो विचार थे या निजी जो आवश्यकताएं थी, अपनी विचारधारा थी, उन लोगों को इस चुनाव में जिताए। चाहे वो अलग बात है कि जीतने के बाद किसी ने कहा ये हमारे नुमाइंदे हैं, सपा ने कहा हमारे नुमाइंदे हैं, लेकिन हकीकत यही है, चाहे जितने लोगों ने टिकट बांटा था, सारे लोगों का अगर आंकड़ा निकाल के देखा जाए तो उसमें किसी जो निर्दल उम्मीदवार थे जो जीते, उनकी संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा है। और इस चुनाव में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों की भागीदारी एक अच्छे पैमाने पर होने वाली है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर ए के वर्मा साहब, आपका बड़ा लंबा अनुभव है, आपका अनुभव क्या कहता है सर कि क्या होने जा रहा है इस जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में? काफी पार्टियों का गुणा गणित भाग भी चल रहा है। पार्टियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और सभी पार्टियों को उसमें शिरकत करने का और उसको जीतने का बिल्कुल पूरा अधिकार है। लेकिन एक बात हम लोग को जो समझनी चाहिए वो ये कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं, जैसा कि उस्मानी साहब ने भी फरमाया कि वहाँ पे जो चुनाव होते हैं, या उनके पूर्व वक्ता ने भी बताया और भी लोगों ने कहा कि अप्रत्यक्ष ढंग से चुनाव होते हैं। तो पहली बात तो हम लोग को ये समझनी चाहिए कि जो पंचायत के किसी भी स्तर के चुनाव हो,
वो सारे अप्रत्यक्ष होते हैं, पार्टी सिंबल्स पे नहीं होते हैं। लेकिन बावजूद इसके मीडिया इस बात का आकलन करता है, अनुमान लगाता है कि स्थानीय स्तर पे किस पार्टी के कौन लोग एफिलिएशन रखते हैं, और उसके आधार पे ये एक आंकड़ा देते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे ऑफिशियल जो डेटा देता है, उस डेटा में पार्टियों का अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि वहां पे किसी पार्टी का कोई उल्लेख नहीं होता। तो पहली चीज तो हम लोग को ये स्पष्ट होनी चाहिए कि जो ये तमाम चर्चा होती है कि इस पार्टी के कैंडिडेट जीते, उस पार्टी कैंडिडेट जीते, ये केवल एक अनौपचारिक घोषणाएं होती हैं, मीडिया में होती हैं। इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में ये नहीं। ये सर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। सवाल ये कि जब पार्टियां अब टिकट देने लगी हैं, पहले टिकट नहीं देती थी, सिंबल नहीं देती थी, लेकिन अब उसको अब अपना प्रत्याशी घोषित करती हैं, तो वो बात अब सेकेंडरी हो गई। अभी तो पार्टियों ने बाकायदा घोषित किया कि ये उनके उम्मीदवार हैं, और इसीलिए ये कंफ्यूजन पैदा होता है। लेकिन मैं आपको ये टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन उस घोषणा का कोई संज्ञान नहीं लेता और ना उनको किसी आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जी 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 बिल्कुल होने वाला है ये। आप तो ये कोई हम लोग कोई भी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी मित्रगण विद्वान हैं, कोई भी इस बात का आकलन नहीं लगा सकता। लेकिन हम लोग को ये चीज समझनी चाहिए कि स्थानीय स्तर पे कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एक प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, आप देखें तो किसी में 18 मेंबर्स, किसी में 32 मेंबर, किसी में जो है 50 मेंबर्स, तो हर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत जो जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। और चूंकि ये चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं तो उसमें से 50% प्लस 1 सदस्यों को एक्चुअली हर जगह मैनेज करना पड़ता है। ये एक पंचायत चुनाव की बहुत बड़ी खामी है कि वहां पे इस बात की संभावना जो हमारे देश का या जो हमारे प्रदेश का राजनीतिक संस्कृति हो गई है, उस संस्कृति में हम सभी लोग जानते हैं कि जी नहीं सर जी जो बाहुबल का प्रयोग कर सकते हैं वो सदस्यों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि एक मित्र ने बताया भी कि भाई अभी उसमें ये सब प्रवृत्तियां शुरू हो गई है, मीडिया में आ गई हैं। तो ये लोकतंत्र पे एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह है कि क्या होने वाला है ये। सर हम इन सब चीजों पर हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं सर कि आखिर में क्या कैलकुलेशंस है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मायावती ने आज साफ कर दिया है कि वो जहां जीत सकेंगी जीतेंगी, नहीं तो दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को हराएंगी। आ रहा हूं उस्मानी साहब आपके पास, इसके क्या मायने हैं। और मैं इस संदर्भ में आपसे जी अपनी बात पूरी कर ली कि उत्तर प्रदेश की दो क्षेत्रीय पार्टियां, भले ही उनका स्वरूप किसी का राष्ट्रीय हो, किसी का राज्य स्तर का हो, लेकिन बेसिकली वो क्षेत्रीय पार्टियां उत्तर प्रदेश में ही काम करती हैं, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो। और ये यहाँ की प्राइम राइवल रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता निहायत जो है सेकुलर उसका कैरेक्टर रहा है। 2007 में बीएसपी को जिताया, 2012 में एसपी को जिताया, 2017 में बीजेपी को जिताया। तो उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा एक तलाश रही है, एक जमीन राजनीतिक, कि किसी प्रकार से उसको एक अच्छी सरकार मिले जो प्रांतीय स्तर पर। जनता का नहीं सर, अब तो यहाँ पर जनता का मतलब ही नहीं है ना। यहाँ तो सीधे पार्टियों का गुणा गणित चलेगा, कौन जीतने। जी केवल पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए चल रहा है ये गुणा और गणित। आगे आने वाले 6-7 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए गुणा और गणित चल रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार से, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सर ना, ठीक करें जीते, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं सर ना कि जितने ज्यादा जिला अध्यक्ष होंगे, पंचायत के जितने ज्यादा जिला अध्यक्ष होंगे, उतना ही ज्यादा जिले पर उनका कब्जा होगा उस पार्टी का। तो ये सारी पॉलिटिक्स कोई अर्थमेटिक नहीं है, ये आप समझ लीजिए। पॉलिटिक्स में अर्थमेटिक नहीं चलता है, पॉलिटिक्स में नब्ज बदलती रहती है रोजमर्रा की जिंदगी में। और इसलिए जो विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रख के अगर हम लोग ये सोचें कि जिसका पंचायत अध्यक्ष जिस कुर्सी पे ज्यादा कब्जा होगा वो विधानसभा चुनाव जीत जाएगा, तो बहुत बड़े मुगालते में हम रहेंगे। जीतेगा नहीं सर, लेकिन नहीं जीतेगा नहीं सर, लेकिन वहां पर कार्यकर्ता के रूप में बड़ी फौज मिल जाती है ना, तो वो और चूंकि वो तुरंत अभी जीत के आया होता है
तो वो प्रभावित कर सकता है। जी, मेरा अगला सवाल आपसे, जी। एक ही दल से निष्ठा रखने वाले बहुत से प्रत्याशियों में परस्पर स्पर्धा होती है, इस बात को भी आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। अभी आपने वेस्टर्न यूपी में देखिए, वेस्टर्न यूपी के तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं, कहीं आरएलडी बीजेपी में मिल रहा है, कहीं आरएलडी बीएसपी में मिल रहा है, कहीं आरएलडी सपा में मिल रहा है। वो बात सब बिल्कुल ठीक है सर आपकी। मैं जो अगला सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं वो ये कि मैं फिर से वापस बसपा पर आता हूं। मायावती ने साफ कर दिया कि हम जहां जीत रहे हैं वहां जीतेंगे और नहीं तो हराएंगे। इसके क्या मायने हैं? वो किस पार्टी के उम्मीदवारों को हराएंगी, किस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएंगी? है कि मायावती या बीएसपी का एनिमी नंबर 1 एसपी है। अब इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई इसमें किसी प्रकार का लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के बाद से इसमें एक अपवाद स्वरूप हम लोगों को 2019 में बुआ बबू भतीजा का एक मॉडल देखने को मिला था जो कितने फ्लॉप हुआ। तो इसलिए अब मायावती को ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उनको सपा से तो कोई किसी प्रकार का हाथ मिलाना नहीं है, और जब सपा से हाथ नहीं मिलाना है। 26 साल बाद दोनों की दोस्ती हो गई। नहीं, लेकिन 26 साल बाद दोनों की दोस्ती हो गई थी ना सर। कि दोस्ती टॉप लीडर टॉप डाउन मॉडल नहीं होता है, पॉलिटिक्स में बॉटम अप मॉडल होता है। हम दो मुलायम सिंह और मायावती मिल जाए इसका ये मतलब नहीं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीएसपी और एसपी के जो है कार्यकर्ता भी मिल जाएंगे, जिन्होंने 25 साल से आपस में 1995 से आपस में संघर्ष किया है। आप समझते हैं कि क्या दो टॉप लीडर मिल जाने से उनके दिल बॉटम लेवल पे मिल जाएंगे? अगर ऐसा आप सोचते हैं तो पॉलिटिक्स की बिल्कुल समझ नहीं है जिन लोगों को ऐसा सोचते हैं, और इसीलिए इसका हश्र जो है एसपी और बीएसपी को लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिला इसका। नहीं सर, चलिए ठीक, नहीं सर चलिए ठीक है। वो मैसेज तो जाता है नीचे तक ना, मैसेज तो नीचे तक जाता ही है, जो फ्लोटिंग वोट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। आएंगे सर आपके बात में। उस्मानी साहब, आप अपनी बात रख लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जो बात कि जो है जो पंचायत के चुनाव है उसका पॉलिटिकल फिगर नहीं होता है, तो हम आपको इसके लिए बधाई दें कि आप लोगों के जिले जिले में जो पॉलिटिकल पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, तो इन 4 दलों ने जो अपने घोषित किए थे और उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट आए, तो उस रिजल्ट के अनुसार उनके पास सूचियां थी। उस सूची निकली उसमें लगभग 800 जो जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में जीते, 700 के एटे पेटे भारतीय जनता पार्टी जीती। उसमें तो हम लोगों ने नहीं, वो उसमें तो हम लोगों ने आपको जिताई दिया सर, उसमें आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? वो तो ठीक है कि उसमें आपने बाजी मार ली थी। अब सवाल ये उठता है कि अभी AK वर्मा सर ने भी कहा कि आप पार्टी एनिमी नंबर 1 है, कैसे निपटेंगे आप अपने एनिमी नंबर 1 से? कौन आपका एनिमी नंबर 1, बीजेपी या बसपा? बीजेपी से है, क्योंकि आज जो है पूरे, लेकिन बसपा तो आपको एनिमी नंबर 1 मानती है। लेकिन बसपा तो आपको एनिमी नंबर 1 मानती है। तबाह कर दिया है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे शिक्षाविद हो, चाहे प्रोफेसर हो। उस्मानी साहब, हजारों लाखों लोग काल के गाल में समा गए। ठीक बात है, लेकिन सवाल बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सवाल यह है बसपा आपको एनिमी नंबर 1 मानती है, आपको शत्रु नंबर 1 मानती है बसपा बहुजन समाज पार्टी। सरकार भी गिराई थी देश में। बहुजन समाज पार्टी की जो गिनती है वो सेकुलर पार्टी के रूप में होती है, और बहुजन समाज पार्टी ने जो कहा है कि हम हराने का काम करेंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, और उसके जो मेंबर हैं वो ज्यादातर सेकुलर जीत के आए हैं, और वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। अगर वो लोग अपनी निष्ठा बदल के बीजेपी की तरफ जाएंगे तो जनता खिसक जाएगी। अभी विद्वान विशेषज्ञ जी बता रहे थे कि केवल जिला पंचायत अध्यक्ष जीत जाने से उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बन जा रही है। नहीं, वो अलग बात है, उस पर बात नहीं, वो अलग बात है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी पहले बसपा पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में 2 जिला पंचायत अध्यक्ष थे और कोई जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं था। ज्यादातर जिला पंचायत अध्यक्ष या तो समाजवादी पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के कम थे। ठीक है, लेकिन जनता जो है वो इन चुनाव से कोई मतलब नहीं रखती है। ये चुनाव तो हर जनता का चुनाव नहीं है जी। अरे ये जनता का चुनाव नहीं है, आप तो जानते हैं, आप तो खुद ही चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। ठीक है सर, आएंगे, बहुत ब्रेक का वक्त हो चला है। विकास जी के पास चलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेंगे
और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि बसपा किसको अपना शत्रु नंबर 1 मानती है। के वर्मा जी की माने तो वो शत्रु नंबर 1 उनका सपा है, लेकिन उस्मानी साहब कह रहे हैं कि भाजपा को भी वो कई बार डिच कर चुकी हैं, सरकारें तक गिरा चुकी हैं। तो बसपा बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है कि आखिर वो करेगी क्या, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि फिल वक्त अभी सपा नंबर 1 ही उनका शत्रु है। क्या वो फिर से सपा को ही हराएंगी और भाजपा को जिताएंगी, ये देखना दिलचस्प है। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। विकास जी का रुख करते हैं। विकास जी, बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया कि वो अपने जीतने वालों को जिताएंगी और बाकी हरवाएंगी। किसको हरवाएंगी? मैं फिर कहूंगा कि ये स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है और इसमें धनबल बाहुबल का बहुत बड़ा स्थान है। पार्टीगत अगर बहुजन समाज पार्टी जीतने की स्थिति में जो सीट होगी, जहां पर उनकी संख्या इस लायक होगी कि वो 2, 4, 5 की जो कमी हो रही है उसको वो तोड़ सकते हैं, तब तो वो कोई बड़े बड़े दावे कर सकते हैं। कोई भी राजनीतिक दल, बसपा कोई नहीं, मैं बीजेपी को भी कह रहा हूँ, सपा को भी कह रहा हूँ, 2, 4, 5 की कमी होगी तो उसके लिए तो कोई बड़े दावे किए जा सकते हैं। नहीं तो इसमें धनबल और बाहुबल और स्थानीय नेता का वर्चस्व काम करता है कि कौन कितना वर्चस्वशाली मैदान में अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार है और उसके पीछे कौन लोग हैं। जहां तक माना जाता है कि जिसकी सत्ता होती है उसकी थोड़े से ज्यादा होते हैं, पर ऐसा इस बार नहीं है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सीटें और जगह नहीं प्राप्त है कि जो ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य चुन पाए। और ये कहना कि बहन जी का कोई फरमान है, तो बहन जी के फरमान का यहाँ पर कोई असर नहीं होता है। ये लोकल नहीं उनका भाई विकास जी ऐसे कैसे कह सकते हैं उनका असर नहीं है? उनके पार्टी के लोग हैं जो उनका का जो राजनीतिक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक करियर बहुत आप बिल्कुल ठीक करें, आपका राजनीतिक करियर बहुत शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है।
रहा है, गाड़ी दे रहा है, पता नहीं क्या क्या देते हैं आपने भाई। वास्तविकता सबके सामने नहीं, ये आपने वास्तविकता सबके सामने रख दी, इसमें कोई शक नहीं है कि सारी पार्टियां बहुत सब चीज ऑफर करती हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों को पार्टी में रहना है तो उनके आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। ऐसे में वो मान लेते हैं कि किसको सपोर्ट करेंगे, क्या भाजपा को सपोर्ट करेंगे फिर से? चुनाव से पहले प्री पोल करवा रहे हैं। बहन जी तो अपने लिए राजनीति करती है ना, उनको देश से मतलब, न सिद्धांतों से मतलब है, उनको तो अपने लिए राजनीति करनी है। जहां उनका राजनीतिक लाभ हो रहा होगा, उनके स्थानीय नेताओं का जहां राजनीतिक लाभ हो रहा होगा, वो वहां वोट करेंगे। नहीं तो फिलहाल अभी उनका राजनीतिक लाभ कहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश की किस सीट पे कौन पार्टी जीत रही है। 35 साल की आपकी राजनीति है और आपको आकलन नहीं पता है विकास जी, आप खोलना नहीं चाहते हैं उन आकलन को। मेंबर आप कांग्रेस का जीत के आए, पर जिस व्यवस्था से ये चुनाव लड़ा जाता है, अगर हम लोगों ने मन ही बना लिया तो 2-4 सीट तो हम लोग भी जीत रहे हैं। हाँ, अभी जीत रहे हैं बिना चुनाव हुए ही। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए राघवेंद्र पांडे जी, आपसे भी मेरा वही सवाल है, बसपा का जो फरमान है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? राघवेंद्र पांडे जी अपनी आवाज खोल लीजिए। हेलो, अब आ रही है जी? देखिए, मुझे बसपा के जो कैडर वोट है या फिर बसपा के से जो जीत के आए हुए लोग हैं, उनका एक अपना वो एक सिद्धांत होता है। मैं इस बात पर एकदम डिनाई करता हूं जो कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने बोला कि उनका कोई सिद्धांत नहीं होगा, वो कहीं अलग चले जाएंगे। हमें जहां तक पता है, बसपा एक ऐसी पार्टी है, अभी इससे पहले जो आपने देखा होगा, दो बहुत कद्दावर नेता जो ओबीसी से बिलोंग करते थे, बसपा ने उनको पार्टी लाइन से बाहर जाने के अनुशासन सकारात्मक कार्रवाई करते हुए उनको बाहर कर दिया। बसपा को इससे कोई मतलब नहीं कि उसकी सरकार आएगी या नहीं, जो गलत करेगा उसकी पार्टी से वो बाहर जाएगा। रही दूसरी बात कि इस चुनाव में मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा, जैसा कि उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कहा, फिर से वही बात कि इस चुनाव में धन बल बाहुबल का बहुत उपयोग होने वाला है और वर्तमान में जिसकी सरकार है उसके हाथ में प्रशासन है। कहीं ना कहीं प्रशासन का और सत्ता का इस चुनाव में एक बड़ा दुरुपयोग होने वाला है और मुझे लगता है कि कौन किस पार्टी से जीत के आया है ये कहीं मायने नहीं रखने वाला। और वही बात की बड़े बड़े जो प्रलोभन मिलने वाले हैं, उस प्रलोभन के चक्कर में ये सारे के सारे लोग और जो ज्यादा प्रलोभन देगा उसके साथ जाएंगे, जहां किसी पार्टी से रिश्ता वाली बात नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक करें आप, बिल्कुल ठीक करें आप, बिल्कुल सही करें कि जो ज्यादा प्रलोभन देगा, जो फ्रिज देगा, जो कूलर देगा, जो एसी देगा, जो यूरोप का टिकट देगा या फॉर्चूनर देगा, जैसे विकास जी करें, तमाम हम सब जानते हैं, इसमें कोई छुपा नहीं है। लेकिन उसके अलावा जिसको अपना राजनीतिक भविष्य आगे बढ़ाना है वो तो इंटैक्ट रहेगा ना। तो ऐसे में मायावती का जो ये बयान, मायावती की जो ये बात है, फरमान है, उसके क्या मायने निकाले जाए? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वो किसको, जैसे वर्मा जी कह रहे हैं कि सपा एनिमी नंबर 1 है, लेकिन उस्मानी साहब कह रहे हैं कि भाजपा को भी कई बार डिच कर चुकी है। बात रखता हूँ कि कहीं ना कहीं बसपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने फायदे के लिए काम करती है, चाहे उसका 2019 में सपा के साथ का गठबंधन रहा हो या फिर जो अटल जी की बात इन्होंने शुरुआत में कही उसका रहा हो। बसपा कहीं ना कहीं लगता जैसे उनको लग रहा है कि अगर हम डिफीट करेंगे 22 के चुनाव में, बसपा का जो राजनीति है तो 22 के चुनाव के मद्देनजर है। उन्हें लगता है कि बीजेपी से तो लड़ना ही लड़ना है, हमारा तो जो अल्पसंख्यकों के वोट बैंकों से हम आगे चल के बढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं तेज लगाएगी सपा। क्योंकि कांग्रेस का जो अस्तित्व है, जैसे इसमें अभी के चुनाव में देखने को मिला कि ये पंचायत के चुनाव में कांग्रेस एकदम हटके रही, कहीं उसका कोई वो अस्तित्व नहीं रहा। ऐसे ही 22 के चुनाव में भी उसकी उतनी उम्मीद नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो बसपा का अपना कैडर वोट और दूसरा जो वोट है अल्पसंख्यकों का, उस वोट को लेकर कहीं ना कहीं इनको लगता है कि सपा हमारे वोट को काटेगी, इसलिए वो सपा को हराने के लिए 22 में उसका क्या वो इम्पैक्ट जाएगा, उसको लेकर बसपा ने कहीं ना कहीं इशारा किया है कि हमारी सबसे जो पार्टी है वो सपा ही है, उसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। बीजेपी जीत जाएगी उनको फायदा होगा क्योंकि बीजेपी के पास अल्पसंख्यक का वोट नहीं जाएगा। अगर वो हराएंगे तो सपा को हराने के लिए वो काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही करें कि ठीक है, बिल्कुल सही करें कि आपने बहुत मौजूद बात कही कि अगर वो
भाजपा को इसलिए जिताएंगे क्योंकि अल्पसंख्यक वोट बहुत मायने है, और यही कारण है कि कांग्रेस और बसपा ने दोनों ने सब अल्पसंख्यकों को लुभाने की कवायद भी तेज कर दी है। वर्मा साहब के पास आएंगे। क्या वर्मा साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि ये जो गणित है, मायावती आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी उनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान में उनकी राजनीति क्या यही है जैसा राघवेंद्र पांडे करें कि वो अल्पसंख्यक वोट को सहेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी? ऐसे में तो अल्पसंख्यक नाराज हो जाएगा। प्रयोग उन्होंने 2019 के लोकसभा में किया, वो आपको दिखाई देता है कि 2017 में भी 18% मुस्लिमों ने वोट किया बीएसपी को, और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 18% ही मुस्लिम्स ने बीएसपी को वोट किया। तो इस प्रयोग से ये स्पष्ट हो गया कि चाहे वो सपा से गठबंधन करें या न करें, जो मुस्लिम उनके साथ हैं 18% वो हैं। एक चीज तो ये साफ हो गई। दूसरी चीज जो ये उभर के सामने आई है, और इसको अभी हमारी ये जो क्षेत्रीय 2 उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टियां इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, मैं तो एक बहुत छोटा सा छात्र हूं, आप लोग झूठ मूठ हमको एक आगे बढ़ाते हैं, विद्वान कहते हैं, मैं एक छात्र हूं, छात्र की हैसियत से मैं ये बात आपको कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, और वो पैराडाइम शिफ्ट ये है कि अस्मिता की राजनीति जो है यहाँ पे अब हल्की हुई है। जो जातीयता की राजनीति थी वो हल्की हुई है, और उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण आपको पिछले लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 50% प्लस वोट्स जो हैं वो प्राप्त हुए यहाँ पे लोकसभा के चुनाव में, विच इज समथिंग वेरी अमेजिंग। दूसरी चीज आपको ये समझनी चाहिए कि इतना बड़ा अगर सेगमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसका है, जो कि केवल ब्राह्मण, बनिया और अपर कास्ट की पार्टी कही जाती थी 2 दशक पहले, तो जाहिर है कि समाज का कोई बहुत बड़ा चंक तो खिसक के भाजपा के पास गया है। एक चीज। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अस्मिता की राजनीति के साथ खत्म होने के या लोप के साथ साथ या उसमें डिक्लाइन होने के साथ साथ भाजपा ने इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का आगाज किया है, और उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर रियलिस्टिक आप पॉलिटिक्स करते हैं, अगर आप उसको केवल डिनाई करेंगे तो आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। और उसका मैं आपको उदाहरण ये देता हूं कि हमारे समाज के 2 बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ओबीसीज एंड दलित्स। 40% हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या लगभग, अगर एनएसएसओ का डेटा लें तो 40% ओबीसीज हैं, और लगभग 20% जो सेंसस डेटा है वो हमारे दलित हैं। और आज की तारीख में जितने आपके रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, जितने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं एमएलएस के और एमपीज के, दे आर ऑल विद बीजेपी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज बीजेपी किसी जमाने में तरसती थी कि उसको दलित बस्तियों में एक्सेस मिल जाए, आज उसके सारे 2014 बिल्कुल ठीक करें वर्मा जी, 2014 से जो वोट बैंक की शिफ्टिंग हुई है उसके बाद से सब जगह, खाली रिजर्व में नहीं बाकी कंस्टिट्यूएंसी में दलित और बैकवर्ड ने भरपूर योगदान दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में। जी, जो बीजेपी पे आरोप लगाया जाता है कि भाई ये कोई पॉपुलिस्ट पॉलिसी कर रहे हैं और जुमले की राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों को बिट्रे कर रहे हैं, लोगों की जो उनकी भावनाएं हैं उसको आप एक दरकिनार कर रहे हैं। क्या लोग हमारे उत्तर प्रदेश के इतने ओछे हैं अपनी सोच में कि वो एक जुमले पे किसी पार्टी को इतने 2-3 बार से लगातार वोट देंगे? ऐसा 2014 में वोट देंगे, 2017 में वोट देंगे, 2019 में वोट देंगे, केवल जुमलेबाजी। अगर सपा और बसपा को ये चीज नहीं समझ में आती है तो वो इसका मतलब डार्क पॉलिटिक्स में है, वो डार्क जोन में है, वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक करें, आप उनको समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक करें, आप उनको समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपसे सवाल वही समझना चाह रहा हूँ। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर वापस आ रहा हूँ। आखिर बसपा का रुख क्या होगा? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को कहेंगी, जैसा अभी हाल में हुए पंचायत चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम सपा को हराने के लिए भाजपा को जिता देंगे? कहनी है जिसमें मुझे कम से कम एक एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, मैं एक छात्र हूं, उस रूप में मुझे कोई डाउट नहीं है। और पहली चीज ये है, क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है हमारा कि हम किसी पार्टी के फेवर में या किसी पार्टी, हमारे लिए सब पार्टियां हमारे लिए उतनी ही आदरणीय है, उतनी ही प्रेम पूर्वक हम लोग सभी पार्टियों से जुड़े हुए हैं।
क्योंकि हमें समझना होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति को। हमारे लिए सभी पार्टियां उतनी ही आदरणीय हैं क्योंकि वो सब जनता के प्रतिनिधि हैं। तो मेरी ये समझ कहती है कि चूंकि ये इस समय जो मायावती की जो राजनीति है वो बेसिकली अस्मिता की राजनीति थी, जिसको उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग से जोड़ा 2007 में, और उन्होंने एक पावर का टेस्ट किया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था मायावती के लिए और बीएसपी के लिए कि उन्होंने उस सोशल इंजीनियरिंग पे काम नहीं किया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब 2007 का चुनाव होने वाला था तो चुनाव के रिजल्ट के एक महीने पूर्व मैंने अपने एक जर्नल में एक प्रकाशित लेख में ये संभावना व्यक्त की थी, एक थियरी प्रोपाउंड की थी जिसको मैं सोशल ऑस्मोसिस और रिवर्स सोशल ऑस्मोसिस कहता हूं। तो जब वो मायावती को हमारा प्रेडिक्शन सही हुआ तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसीलिए मुझे बुलाया कि वो आपकी सोशल ऑस्मोसिस और रिवर्स सोशल ऑस्मोसिस की थीसिस जो है आप बताइए कि कैसे आप प्रेडिक्ट कर सके इस बात को। तो हमने कहा इसमें कोई जादू नहीं है, ना इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी है। इट वॉज ए वेरी सिंपल स्टडी एट द ग्रास रूट्स लेवल, जो कि हम लोग को क्लियरली ये दिखा रहा था कि लोगों का रुझान किस तरफ जा रहा है। तो मायावती का जो रुझान है वो उत्तर प्रदेश से हट के जब ये नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ चला गया है, ये इनके डिक्लाइन की शुरुआत है। और इन्होंने, आप देखिए, दूसरी जो गलती बीएसपी बराबर करती रही है कि चुनावों से पहले अपने कद्दावर जो नेता हैं उन नेताओं को बिल्कुल वो अलग से बात नहीं, उस पर बिल्कुल वो अलग से बात करेंगे सर, उस पर जाएंगे तो बड़ा लंबा समय चला जाएगा। अभी फिलहाल अभी जो मेरा स्पेसिफिक सवाल है, सपा या भाजपा? जी, वर्तमान चुनाव से मत जोड़िए ये चुनाव, ये सवाल आगे आने वाले 2022 के सवाल से बहुत जुड़ता है। और इसलिए आप उस सवाल को दरकिनार नहीं कर सकते कि साहब जो है आप मत उसके बारे में बात करिए, आप केवल अध्यक्ष के बताइए कि हाँ या ना। लंबा हो जाएगा ना समय। नहीं सर, वो लंबा हो जाएगा ना, समय कम है, इसलिए मैं कह रहा था, अनुरोध कर रहा था। ने जो अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर किया है, जहां तक मेरी समझ है कि जो उसका मेन राइवल जो अपने को उत्तर प्रदेश में वो मानती है, वो बीजेपी को नहीं मानती है, वो समाजवादी पार्टी को मानती है। इससे आप अच्छी तरह से अनुमान लगा सकते हैं। ये है कि इसमें एक सवाल मेरा ये है कि ऐसे में क्या उनको अपना अल्पसंख्यक वोट खोने का डर तो नहीं सताएगा? क्योंकि बीजेपी के पास जाने का मतलब है कि अल्पसंख्यक वोटों का नाराज होना। समझ में नहीं आ रही है कि उनका वोट खिसक चुका है तो वो बहुत बड़े मुगालते में है। अदरवाइज अल्पसंख्यक वोटों की बात कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक वोटों की बात कर रहा हूँ, जो 18% है आप बता रहे। जी, उसमें न कोई इजाफा हुआ पिछले बार जब उन्होंने सपा से हाथ मिलाया। भाजपा को जिताने की बात कहेंगी? नहीं, क्या वो भाजपा को जिताने की बात कहेंगी तो ये अल्पसंख्यक वोटों का क्या होगा? क्या वो इंटैक्ट रहेगा? मौजूद बात कही आपने, इसीलिए उन्होंने ये बहुत मौजूद बात कही आपने, इसीलिए उन्होंने ये बहुत बंद शब्दों में कहा है कि हम अपने लोगों को जिताएंगे और बाकी लोगों को हराएंगे। उन्होंने क्लियर नहीं किया, बिल्कुल। लेकिन उनकी जो मेन राइवलरी है, जहां तक मेरी समझ है, वो समाजवादी पार्टी। बिल्कुल ठीक करे सर, बिल्कुल। उस्मानी साहब आपको सपा, बिल्कुल ठीक करे सर, बिल्कुल। उस्मानी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी करिए तो विकास जी के पास चलते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, इसमें जो जिला पंचायत सदस्य जीते हैं जो बहुजन समाज पार्टी के, उसमें ज्यादातर जिलों का जो मैंने एनालिसिस किया है, आपने भी एनालिसिस किया है और कर लेना, कि ज्यादातर उसमें माइनॉरिटी के सदस्य जो हैं वो जीत के आए और वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी चीज, जो सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही थी कि रिजर्व सीटों पर ज्यादातर बीजेपी जीत रही है, इसलिए रिजर्व सीटों पर ज्यादा जीत रही है क्योंकि बीजेपी जो सोशल इंजीनियरिंग समाजवादी पार्टी की थी, जो सोशल इंजीनियरिंग बहुजन समाज पार्टी थी, वो सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी ने अडॉप्ट कर ली है। देश की जो दो महत्वपूर्ण कुर्सी है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, एक पे दलित को बैठा दिया है, एक पे बैकवर्ड को बैठा दिया। और दूसरी चीज ये रही कि जो रिजर्व सीटों पे जीतने का आंकड़ा है, तो वहां पे चूंकि सारे दलों के रिजर्व कैंडिडेट होते हैं और उन्हीं जातियों से होते हैं, वहां पे जो वोट जिताने और हराने का काम करता है वो सामान्य कैटेगरी का वोट, जो भारतीय जनता पार्टी का बेसिकली वोट बैंक माना जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो टोटल एक तरफा बीजेपी को वहां पे पोल करता है, क्योंकि उनके कम्युनिटी के किसी पार्टी से कोई प्रत्याशी नहीं होते हैं, इसलिए रिजर्व सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। वो बात समझ में आ गई, लेकिन उस्मानी साहब सवाल ये बात समझ में आ गई, लेकिन उस्मानी साहब सवाल ये उठता है 2014 से पहले, यानी कि 2012 में जब आपने चुनाव जीता था, उस समय भी जितनी रिजर्व सीटें थी उसमें ज्यादातर रिजर्व सीटें आपके पास में थी। जब हम सोशल
तो क्यों छिटक गए ये सारे लोग? क्यों भाजपा में क्यों चले गए? पार्टी जो है वो 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर सत्ता में आई थी, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं किया। और सेम कंडीशन 2012 में आप भी सोशल इंजीनियरिंग पर जीत कराए थे। 2012 में आप भी सोशल इंजीनियरिंग पर जीत कराए थे, आपने भी काम नहीं। 2012 में आप भी सोशल इंजीनियरिंग पर जीत के आए थे। उसके बाद अगर हम आरक्षण में प्रमोशन को रोकने का काम करेंगे तो हमसे कौन नाराज होगा, आप बताइए? बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग नाराज होंगे, वो फिर कहाँ जाएंगे? हमको छोड़ के कहीं ना कहीं चले जाएंगे, तो नुकसान तो हमारा होगा। अगर हम सच को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो समझ लीजिए जो अभी हमारे विश्लेषक साहब कह, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं जो कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर सच का आईना हम नहीं देखे तो हम फिर धोखा खा जाएंगे। ये अच्छी बात है कि आप चलिए ये अच्छी बात है कि आप अपनी कमियों को देख रहे हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। विकास जी, आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा? बसपा ने तो अपनी पार्टी का रुख जाहिर कर दिया है, भाजपा ने भी कर दिया और सपा ने भी कर दिया। होंगे अपनी समान विचारधारा के मेंबरों को लेकर हम अपना जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे और चुनाव जीतेंगे जी। और जहां पर जीतने की स्थिति में नहीं जी, और जहां पर जीतने की स्थिति में नहीं होंगे वहां क्या करेंगे? काम करना, समान विचारधारा के लोग एक साथ बैठ सकते हैं और हमारी जहां संख्या होगी वहां हम स्वयं जीतने की कोशिश करेंगे। और जहां पर हमारे साथ बाकी हमारे यहाँ कोई ऐसा अभी गाइडलाइन, ऐसा कोई निर्देश होगा तो आपको सूचित कर दिया। नहीं, ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके समान विचारधारा वाले बच्चे कौन है? सपा से आपका गठबंधन हुआ, टूट चुका है। जुल्ला बैठना और एक दूसरे की बात करना, सुनना, ये हमेशा जारी रहता है, कोई चीज टूटती नहीं है। रहा सवाल कि हम अपने हैसियत, अपने सांगठनिक ढांचे को खड़ा कर रहे हैं और हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा शीर्ष नेतृत्व माननीय आदरणीय प्रियंका गांधी जी को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है और हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को गांव के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। और अभी हमारी रणनीति है कि हम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ गठबंधन करें और हम जनता के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के मंच पर हम जनता की लड़ाई लड़ें और कांग्रेस के मंच से जनता को न्याय दिला पाए, जो हमारा 30-32 साल से कांग्रेस के गैर कांग्रेसी सरकारों ने जिस तरह उत्तर प्रदेश के हालात किए हैं, सामाजिक आर्थिक जो विकास। ठीक है, यही बिल्कुल आपने ठीक आंकड़ा का 30-32 साल, ठीक है, यही बिल्कुल आपने ठीक आंकड़ा का 30-32 साल से आपको जनता ने यहाँ पर प्यार नहीं लुटाया है। तो सवाल यही है ना कि कैसे इसको करेंगे, वापसी कैसे करेंगे? जितनी हमारे अंदर पात्रता थी उससे हमको ज्यादा सम्मान दिया। हमने जहां जहां आप चाहे 2009 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, 2012 का विधानसभा चुनाव देखिए, 2014 तक तो 2014 तक तो आपका सब कुछ ठीक था। 2014 के बाद से केंद्र में जो 2 बार सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, और देश में जो इस समय हालत है, कुल 3 जगह पर आपकी सरकार है। हमने बहुत सारी जगह बनाई और जहां नहीं बना पाए वहां पर इनको राज्यपाल और कोर्ट कचहरी से सरकार बना ली, नहीं तो खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार गिरा दी। ये तो आप कहिए नहीं कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है। लेकिन इसके लिए आप दूसरी पार्टी को दोष नहीं दे सकते ना विकास जी। गोवा में आपके ज्यादा विधायक जीत के आए, 2 दिन तक आप लोग सरकार बनाने ही नहीं पहुंचे। कम हो गए जी, क्यों कम हो गए, क्या कारण है? बहुजन समाज पार्टी के लोग वहां भी चुनाव लड़ाने गए थे, जबकि उनका कोई राजनीतिक आधार नहीं। मेरी बात आने दीजिए प्रदीप जी। जी समाज पार्टी कुछ नहीं है, 0 है। इसके बावजूद वहां चुनाव लड़ाती है और बहुत सारी सीटों पर ध्रुवीकरण करा के साथ रहती है और वोट कटवाती है। मध्य प्रदेश में भी उसने पूरा प्रयास किया और कुछ सीटें जीती, बाद में सरकार गिराने की नौबत आई। ठीक बात, ये बात गिराने जा रही थी बहन जी। ये तो खुला खेल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म की और जात की राजनीति से उत्तर प्रदेश 32 साल में बेहाल हुआ है। कांग्रेस नहीं बेहाल हुई है, कांग्रेस तो केंद्र में सरकार में रही लगातार, और पिछले 10 साल में भी धर्म और जात के नाम पर
अगर और सच्चाई आपके रिसर्च सर हमारे महोदय बैठे हुए हैं और आपको उत्तर प्रदेश में से लेकर के देश की एक सच्चाई आपको जो है उस आपके चैनल के माध्यम से सामने आनी चाहिए। 2 अक्टूबर 1917 को रोहिणी आयोग नाम का एक आयोग कमीशन बैठाया है नरेंद्र मोदी जी ने और उसको नोटिफिकेशन हुआ है रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति जी के। उसके पहले माननीय अमित शाह साहब ने उत्तर प्रदेश से समेत पूरे देश भर की समस्त अति पिछड़ी जातियों को कहा कि जो आरक्षण है ये सही नहीं है और इसमें मंडल 2 की जरूरत है और इसका सही से वितरण नहीं हो पाया आरक्षण का, और उसकी समीक्षा करने के लिए उन्होंने रोहिणी आयोग बैठा दिया। मतलब और 2000 मतलब आप भड़का रहे हैं पिछड़े लोगों को। ठीक है जी, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा देखिए जस्टिस राघवेंद्र कमेटी ने 400 पन्ने की रिपोर्ट दिया जो उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक किया कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अति पिछड़ा लोग जो है उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, और उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ महोदय साहब ने अति पिछड़ों के लिए एक अलग से आरक्षण की व्यवस्था बनाई, जिसको केंद्र की मोदी सरकार ने कहा कि ये तो हमारा अधिकार है, इसको आप कैसे कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अति पिछड़ों को और उत्तर प्रदेश के अति दलितों को, एसटी को बहुत ही गुमराह किया जाता रहा है समाजवादी और बसपा के द्वारा और सब उसका लाभ ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने भी एक बार बड़े स्तर पे झूठ बोला और हिंदुस्तान की राजनीति में झूठ के नाम। विकास जी ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे है मेरा जी। पालन करेगी भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, अगर वो नहीं करती है ठीक है, आपसे मेरा एक ठीक है और भारतीय जनता पार्टी के साथ सवर्ण मतदाताओं में भी 90% हिस्सा भाग चुका है। ठीक है विकास जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। अगर आपको दलित और पिछड़ों की इतनी चिंता है तो 70 साल से देश में आपकी सरकार थी और मंडल कमीशन लागू हुए 3 दशक हो गया, आज तक दलितों पिछड़ों को जो उनका जो भाग है, हिस्सा है, वो पूरा क्यों नहीं मिल पाया? सर जी के 2% है दलित, आज अभी भी दलित 2% है पूरे आपके उसमें सरकारी नौकरियों में, 2% है सरकारी नौकरियों में दलित। विकास जी तो 70 साल आपकी सरकार थी ना विकास जी, तो क्यों 30 साल से लगातार आप ही की सरकार थी देश में, तो केंद्र में। तो आप बताइए ना, अगर मिल गया होता तो 27% होते ना, वो 22% होते ना। 22 अगर विकास जी मिल गया होता तो 22% होते आज उनकी हिस्सेदारी भागीदारी। आप चलिए आज आप बताइए जिसके पास जितना है, जिस योग्यता को वो पूरा मानक है, उस योग्यता का पूरा उनको सम्मान मिले। यही तो कह रहे हैं कि दलितों में और पिछड़ों में योग्यता ही नहीं होती है, इसीलिए तो नॉन फाउंड सुटेबल कर जाते हैं। विकास जी ठीक है, हम लोग मुद्दे से भटक गए, माफ करिएगा जी, वापस आ रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात, नहीं मौका मिलता तो उनसे भी पूछता हूं। विकास जी जब बसपा के वो लोग बैठते हैं तो उनसे भी सवाल पूछता हूं जी। का भी तो अधिकार बनता है, और हमने क्या किया है, ये तो बाबा साहब को हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया और उनसे कहा है आप देश चलाइए। बिल्कुल ठीक है, हमने तो बाबू जगजीवन को प्रधानमंत्री बनाया है। ठीक है विकास जी, हम दलित और पिछड़े पर बात नहीं करें, एक बार हम बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की। राघवेंद्र पांडे जी आपका फाइनल। ठीक है सर, राघवेंद्र पांडे जी आपका फाइनल कमेंट। कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है जहां पर वो जीत रही है वो जीतेगी, और बाकी के वोट जो बचेंगे उनका क्या करेगी? हम वही आज फिर से हमारा आखिरी कमेंट होगा, वो यही फिर से होगा कि इस चुनाव में कांग्रेस को तो हटा दीजिए कि उसका कोई वर्चस्व नहीं रहा इस चुनाव में। जैसे इन्होंने शुरुआत में कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी बात शुरुआत में ही कहा कि हम इस चुनाव में कोविड को जो भी रहा हो इनका अपना व्यक्तिगत कारण रहे होंगे, इनकी पार्टी के अपने व्यक्तिगत कारण रहे होंगे। संख्या है हमारी
जितने जिला पंचायत सदस्य माननीय मेरी आपसे मेरी कोई संख्या नहीं है, अगर माननीय मेरी कोई संख्या नहीं है। पहले आप ये जान लीजिए, मेरी कोई संख्या नहीं है। मैं आपकी बातों का ही उल्लेख कर रहा हूँ कि आपने शुरुआत में ही बोला कि मैं इस चुनाव में बहुत गंभीरता के साथ नहीं लड़ा। ये आपकी बिगनिंग का स्टेटमेंट था। इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लड़ पाया क्योंकि कोविड ठीक है राघवेंद्र जी, आपका समय समाप्त हो गया। विकास जी, समय हमारे पास बहुत कम है। उस्मानी साहब जल्दी से 20 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट, क्या करेगी कांग्रेस? उस्मानी साहब जल्दी से बताइए कांग्रेस क्या, उस्मानी साहब जल्दी से बताइए कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस का रुख क्या होगा? ताकि उस्मानी जी बता पाएंगे। नहीं है, नहीं आपने तो पहले बता दिया, उसमें सही बता रहे हैं कि आप थोड़ी बता रहे हैं। चुनाव बीच में, अरे आप लोग भाई भाई रहे भाई, चुनाव बीच में लड़के। विकास जी, आपने गठबंधन किया है ना, आप समझ, तो अंदर की खाने की बात आने दीजिए। हाँ उस्मानी साहब जल्दी से। तक सीमित है, बाकी तो कहीं है नहीं, बाकी सब जगह समाजवादी पार्टी है। 2022 में पता चल जाएगा किसकी पार्टी कहाँ है। ठीक है ठीक है, तभी आपने गठबंधन। ठीक है ठीक है ठीक है। वर्मा साहब आपके पास आ रहा हूँ। वह पांडे जी रुके, समय खत्म हो गया हमारे पास। AK वर्मा साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपका फाइनल कमेंट, कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? ठीक है वर्मा सर, आपका फाइनल कमेंट, क्या रहेगा कांग्रेस का रुख? प्रदेश में थोड़ा गंभीर होना बहुत जरूरी है। उसका कारण ये है कि 2009 का जो रेफरेंस पॉइंट अभी हमारे किसी मित्र ने बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और 23 सीटें मिली थी सबसे ज्यादा। हाँ वो 23 सीटें मिली थी, सबसे ज्यादा सीटें मिली थी उस समय। कांग्रेस ने अपनी 9 सीटों में से 6 सीटें गंवा दी थी और केवल उनको अमेठी, रायबरेली और कानपुर, ये 3 सीटें उन्होंने सिटिंग सीट्स रिटेन किया था। लेकिन 18 नई, हम लोग 22 सीटें जीते थे और एक आखिरी में डिम्पल यादव 22 सीटें थी सर। AK वर्मा सर 2009 में 22 सीटें थी। मैं फोकस ये करना चाहता था, मैं कोई आपसे डिफर नहीं कर रहा हूँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, जरा धैर्य से सुनिए। तो आप 9 में से 6 सीटें हार गए, 3 सीटें रिटेन किया, लेकिन 18 नई सीटें जीती थी 2009 में। वो अपने आप में एक करिश्मा था कांग्रेस के लिए, जो शो करता था कि उत्तर प्रदेश में 2009 तक कांग्रेस का बहुत बड़ा मतदाता अभी भी उसके साथ था, जुड़ा हुआ। कांग्रेस को ये बस हमें अपनी रणनीति को जरा कांग्रेस को ये सोचना। विकास जी समय समाप्त हो गया भाई, आ जाने दीजिए बात जी। कि उसका मतदाता उससे चिटक गया। मतदाता तो वही है, लेकिन मतदाता का जो कैरेक्टर है वो किसी एक पार्टी से मैरिज मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स में नहीं है। वो कि साहब हम विवाहित हो गए किसी पार्टी से, बिल्कुल। आज जो है वो शेयर मार्केट मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स चलती है। जिस पार्टी से हमारे पास सर जल्दी से समय समाप्त हो गया हमारे पास, फाइनल कमेंट जी। की बात हो, चाहे गवर्नेंस की बात हो, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे वेलफेयर की बात हो, हम उस पार्टी के साथ आज जाना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मतदाता की मानसिक स्थिति है आज। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो ये साफ हो गया है। यूं तो अलग बात है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो जितना चीज़ें ऑफर करेगा, कि फॉर्चूनर ऑफर करेगा या दूसरी लोक लुभावन चीज़ें ऑफर करेगा, मतलब ये उन्हीं के पास जाएंगे सदस्य। लेकिन इस बात पे भी कोई शक नहीं है कि जो पार्टियां आदेशित करेंगी उन पार्टियों का आदेश भी चलेगा। अब बसपा क्या आदेशित करेगी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जिताएगी, सपा को दुश्मन नंबर 1 मानेगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और क्या इससे उसका अल्पसंख्यक वोट नाराज होगा, क्या वो अपना रिटेन कर पाएंगी, ये भी बहुत दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।